हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 12th चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करें मिनरल न्यूट्रिशन में हम क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो बेसिकली प्लांट्स के लिए जिन जिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किन की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, किन की कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें मिनरल न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपने स्ट्रक्चर के लिए, फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जिन जिन सोर्सेज की एब्जॉर्प्शन वो किस तरीके से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मेटाबॉलिज्म कैसे है, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मेथड्स की बात करें, मिनरल मतलब जो मेथड्स हम मिनरल रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट्स की, उसकी स्टडी के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है बच्चों, जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, सॉयल की कंप्लीट एब्सेंस में। सॉयल वहाँ पर एब्सेंट रहती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सॉयल की जगह पर वहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये मेथड बच्चों यूज़ होता है साथ में ही टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट्स असेंशियल फॉर प्लांट्स। साथ में हम ये देखते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए असेंशियल हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ही हम इस सॉल्यूशन में डाल देंगे, सॉयल वहाँ पर एब्सेंट रहेगी। इस मेथड में बच्चों प्लांट है जो से हम प्लांट इज कल्चर्ड इन सॉयल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, यानी कि सॉयल वहाँ पर नहीं है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो वहाँ पर मिनरल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। दिस मेथड रिक्वायर प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्योरीफाइड वाटर हमारा वहाँ पर होना चाहिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। असेंशियल एलिमेंट्स को बच्चों यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में ही डेफिशिएंसी सिम्टॉम्स है वो भी हमारे डिस्कवर हो जाएंगे हाइड्रोपोनिक मेथड से ही। और बच्चों काफ़ी हम जो इसको यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल्स और जो टमाटो कुकुम्बर लाइक ऐसे वेजिटेबल्स हैं का कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने इसके अंदर लिया, प्योरीफाइड वाटर लिया, यहाँ पर ये रिएटिंग ट्यूब है प्रॉपर जो एयर की सप्लाई मतलब एयर एक्सचेंज के लिए है। यहाँ पर हमने कॉटन से इसे टोटली ढक कर दिया है। यहाँ पर वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है इस फनल के थ्रू ऐड किए जा रहे हैं और यहाँ पर ये हमारा प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद बच्चों असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 65 एलिमेंट्स हैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, जो असेंशियल हम जिन्हें बोल सकते हैं। उनके लिए हम कैसे करेंगे, जो क्राइटेरिया हम रखते हैं कि असेंशियल है या नहीं है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया रहेगा बच्चों वो ये है कि एलिमेंट है हमारा एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। यानी कि जो एलिमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, उसके बिना ग्रोथ नहीं होगी, वो इतना नेसेसरी हो। जो रिक्वायरमेंट एलिमेंट की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर स्पेसिफिक सपोज करो ए एलिमेंट है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी कमी बी एलिमेंट पूरी करेगा, नहीं। ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि ए एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसे ए ही फुलफिल करेगा, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी हो और नॉट रिप्लेसेबल हो। एलिमेंट बच्चों से थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म के अंदर। यानी कि एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कि असेंशियल है, जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली अफेक्ट करे या डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो। तो इस बेसिस पर बच्चों हम दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में बच्चों हमारे जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये हम वाटर से ऑब्टेन करते हैं और बाकी सारे जो भी हैं वो सॉयल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन किया, वाटर से, और बाकी सभी के सभी सॉयल से एब्जॉर्ब किए। इनके अंदर बाकी सॉयल से बच्चों जैसे हम बात करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी सॉयल से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों जो ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी जिन्हें कहा जाता है, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, लाइक आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरोन, क्लोरीन, ये सारे बच्चों हमारे इसके अंदर रहेंगे।
ओके, आगे हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बेसिस पर, इनके डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पर एसेंशियल एलिमेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। लाइक कंपोनेंट्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, इनके बेसिस पर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल। यानी कि सबसे पहले हमने फर्स्ट कैटेगरी में हमने उन एसेंशियल एलिमेंट्स को रखा जो बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट है, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद हमने सेकंड कैटेगरी में ऐसे कंपाउंड्स को रखा जो मतलब कंपोनेंट है जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के, लाइक एटीपी है, और हमें पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसमें जो फोस्फोरस है यहाँ पर, ये इसका कंपोनेंट है इस कंपाउंड का। ओके, तो इसमें हमने रखा ऐसे कंपोनेंट्स को जो एनर्जी से रिलेटेड केमिकल कंपाउंड का एक हिस्सा है। थर्ड में बच्चों हमने रखा थर्ड कैटेगरी में एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, ऐसे एलिमेंट्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं या फिर उन्हें रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं। और फोर्थ में बच्चों हमने रखा है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का, उसे वो ऑल्टर करें, चेंज करें, उसके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट डालते हो, लाइक पोटाशियम है। तो अगर इसके बाद हम बात करें रोल बच्चों हमारा क्या रहेगा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, जो प्लांट्स की प्रोसेसेस हैं उसमें कौन से प्रोसेस रहेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में, और जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे कहा जाता है, आगे के चैप्टर्स में से हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड है बच्चों एक्ट एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स, साथ में ही ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल है चाहे कोएंजाइम्स हो, उनका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी हो। तो ये इनके रोल रहेंगे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। अगर हम फंक्शंस की बात करें बच्चों, वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड एलिमेंट रहता है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। ओके, तो नोट कर लेना इन्हें भी, और NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में। आगे बच्चों हम बात करें तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और विटामिन्स का। ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी जो हम अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली सॉइल से, किसकी फॉर्म में, फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हुआ, फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में। ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। सभी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन्हें फॉस्फोरस की ज़रूरत रहती है। आगे हम बात करते हैं पोटाशियम की। इन्हें बच्चों के पॉजिटिव आयंस की या पोटाशियम आयंस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया जाता है डायरेक्टली। ये कैटायन एनायन बैलेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करने में सेल्स में पोटाशियम एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों पोटाशियम की कैटायन एनायन बैलेंस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पोटाशियम। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से कैल्शियम आयंस की फॉर्म में ही या C2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। ये सेल वॉल के सिंथेसिस में, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साथ में कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, कौन से एंजाइम्स को, जो रिलेट करें रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से, या जो DNA और RNA की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हों। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नीशियम एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम एलिमेंट भी क्या है, क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सल्फर को बच्चों ऑब्टेन किया जाता है सल्फेट की फॉर्म में, SO4 नेगेटिव की फॉर्म में। अमीनो एसिड में प्रेजेंट रहता है, अमीनो एसिड में लाइक सिस्टीन में, मिथियोनिन में, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोएंजाइम्स का और विटामिन्स का। तो ये ध्यान रखना, सल्फर हमारा अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट रहता है, सिस्टीन और मिथियोनिन में। आगे हम बात करें अगर आयरन की, तो इसे बच्चों फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में जो प्लांट्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों ये रहता है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसका। ओके, तो ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। इसे Mn2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर स्प्लिटिंग में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, जहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, रिलीज होती है हमारी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जिंक की। तो जिंक हमारा बच्चों ऑब्टेन करते हैं प्लांट Zn2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में,
एक्टिवेट करते हैं कुछ एंजाइम को कार्बोक्सिलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं और ऑक्सिन की फॉर्मेशन में इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और हमें पता है कि ऑक्सिन हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, या हम कह सकते हैं प्लांट हार्मोन है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट तो बच्चों ऑक्सिन का आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिंक हमारा ऑक्सिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जिंक हो गया, देन हम बात करते हैं कॉपर की। इसे क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। ये इन्वॉल्व होता है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। बोरोन का एब्जॉर्ब किया जाता है BO3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम के अपटेक के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए और पॉलन जर्मिनेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्लोरीन की। इसे Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये डिटरमाइन करता है सोल्यूट कंसंट्रेशन को और साथ में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ये वाटर स्प्लिटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बच्चों आपने कर लेने हैं इनके जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या रहेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के। तो बच्चों जब भी एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई है अगर वो लिमिटेड हो जाए तो प्लांट ग्रोथ हमारी रिटार्ड हो जाएगी डेफिनेटली। देखो हमें भूख लगती है, हमें 3 रोटी खानी है, 4 खानी है, 2 खानी है, अगर उनकी हमारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो हमारी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टाइम पर फूड ना लें, टाइम पर जो भी हमारी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो फुलफिल ना करें, न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है, तो हमारी ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाएगी। सेम एज इट इज़ प्लांट में भी अगर एसेंशियल एलिमेंट्स है उनकी जो सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। ग्रोथ वहाँ पर रिटार्ड हो जाएगी यानी कि रुक जाएगी, वहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा। जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी। कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट्स की बच्चों अगर प्लांट ग्रोथ को रिटार्ड करने लगे या उससे सपोज करो किसी प्लांट को रिक्वायरमेंट है किसी की भी 20 अगर हम कहें भाई 20 हमने एक वैल्यू ली कि 20% से या 20% से अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक अलग कंसेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे आगे टॉक्सिसिटी। अगर 20 से कम है, 20 अगर है तो मतलब काम चल जाएगा, ठीक है, प्लांट को नेसेसरी है, वो रिक्वायरमेंट है। अगर 20% से किसी एलिमेंट स्पेसिफिक किसी एलिमेंट की कंसनट्रेशन कम हो जाए और उसके बाद प्लांट ग्रोथ रिटार्ड होना शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये 20% बच्चों कोई फिक्स नहीं है कि 20% ही होगा, हर एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी की अगर हमें 20 mg की रिक्वायरमेंट है या अलग अलग हमें किसी जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर उस स्पेसिफिक एक उस लिमिट से अगर कम चली जाती है उसकी अमाउंट तो प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चों वो वहीं पर रुक जाएगी और उसकी उसे हम कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। उस एलिमेंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगी। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बच्चों एब्सेंस में जो प्लांट है उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सपोज करो वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ से फुलफिल नहीं हो रही है, तो जो प्लांट है वो सूखना शुरू कर देता है, जो लीव्स हैं उसके पत्तियां हैं झड़ना शुरू कर देती हैं, तो उन्हें हम डेफिशिएंसी सिम्टम कहेंगे। हमें समझना होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर किस एलिमेंट के वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जो प्लांट के पार्ट हैं जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं वो डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर। प्लांट में मोबिलिटी बच्चों मूवमेंट के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। स्पेसिफिक सपोज करो यहाँ पर फूड की सिंथेसिस हो रही है तो क्या ये फूड पर्टिकुलर हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, मोबिलिटी इसकी है, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर या डेफिशिएंसी सिम्टम। एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज हो जाते हैं नाइट्रोजन मैग्नीशियम पोटाशियम वो डेफिशिएंसी है, ओल्डर रीजन्स में वो शो करते हैं। और जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सिम्टम्स यंग रीजन में अगर सबसे पहले अपीयर हों तो वो किस वजह से, अगर एलिमेंट्स वहाँ पर इमोबाइल हैं लाइक कैल्शियम है और या फिर मैच्योर टिश्यूज से जो भी एलिमेंट है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर हम बात करें डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमारे किस तरह के कितने तरह के हो सकते हैं तो इस टेबल के थ्रू हम करेंगे। इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोसिस हमारा एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोसिस में बच्चों क्या होता है, लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल का, जिससे क्या होगा, लीव्स है हमारी येलोइंग यानी कि येलो कलर के लीव्स है, येलो कलर की जो लीव्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। और किस किस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी यहाँ पर रहती है, नाइट्रोजन पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीज जिंक और मोलिब्डेनम, इनकी जो है एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी यहाँ हो जाती है। एक है हमारा नेक्रोसिस में बच्चों लीव किया हम कह सकते हैं पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो जाती है, तो जो हमारे पत्ते हैं वो झड़ना शुरू कर देंगे लीव की ही हम या टिश्यू की डेथ होने की वजह से।
यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की बच्चों डेफिशिएंसी रहेगी। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ मतलब कि जो प्लांट की हाइट है वो क्या हो जाएगी, वो पर्टिकुलर अपनी हाइट को अटेन नहीं करेगा। प्लांट की जो हाइट है वो एकदम से छोटी रह जाएगी या कम रह जाएगी। आयरन और पोटेशियम की कमी से बच्चों ऐसा होता है। वो एक है बच्चों प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, यानी कि टाइम से पहले ही पत्तों का झड़ जाना, या जो बर्ड्स है उनका प्रीमेच्योर फॉल। वो इसमें क्या होता है, लीव्स और बर्ड्स हमारे इनका झड़ना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से बच्चों, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर की वजह से ऐसा होता है। अगर हम बात करें इनिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड करना ही बंद कर दें, या उनके ऊपर इनिबिशन हो जाए या रोक लग जाए एकदम से, तो इससे क्या होगा, जो स्टेम है वो इलोंगेट नहीं होंगी, जो स्टेम है वो अपनी कंप्लीट अपनी ग्रोथ को अटेन नहीं करेंगी। ये किसकी वजह से होता है, अगर नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम का जो लेवल है या कंसनट्रेशन है वो कम हो, तो उस टाइम पर ये होगा। आगे बच्चों अगर हम बात करें डेफिशिएंसी है किसी भी एलिमेंट की, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और सेम सिम्टम्स तब भी अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से होती हैं। तो अगर हमें इन डेफिशिएंट एलिमेंट्स के जो सिम्टम्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, तो इन्हें हमें स्टैंडर्ड चार्ट के साथ कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड चार्ट कैसे, लाइक किस एलिमेंट की कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी सप्लाई फुलफिल हो रही है, क्या वो सप्लाई उसकी सफिशिएंट अमाउंट में हो रही है प्लांट के लिए, तो ये चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। आगे हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हायर डोजेज में किसी भी एलिमेंट को हम सप्लाई कर रहे हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट वहाँ सप्लाई हो रहा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकम टॉक्सिक। यानी कि सपोज करो कोई भी टिश्यू कंसंट्रेशन अगर हमारी विच रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10%, तो उसे हम कहेंगे टॉक्सिक कंसंट्रेशन। यानी कि किसी भी टिश्यू की कंसंट्रेशन है उसके ड्राई वेट की जो ड्राई वेट है वहाँ पर टिश्यू का, उसे 10% से वो क्या हो जाए, 10% रह जाए, उससे भी कम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे टॉक्सिक कंसंट्रेशन। सपोज करो जैसे हमने ऊपर बात की थी क्रिटिकल कंसंट्रेशन की, यानी कि अगर किसी की हमें इतनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, सपोज करो ये हमने एक चार्ट दिया, इसमें इतनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, इससे अगर कम अमाउंट में सप्लाई होगी बच्चों न्यूट्रिएंट्स की, तो दैट इज़ क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और अगर एक्सेस में भी हम सप्लाई कर देंगे तो वो होगी हमारी टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक कंसंट्रेशन वहाँ पर हो जाएगा। तो क्रिटिकल टॉक्सिक कंसंट्रेशन बच्चों डिफरेंट रहती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो आज आपने ये पढ़ लेना है यहाँ तक। डेफिशिएंसी और फंक्शंस तक कोई भी डाउट हो वो बता देना। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कोई भी डाउट हो बता देना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस कर लेंगे।